स्वागत है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। मकान खरीदना या बेचना जिंदगी के सबसे अहम फैसलों में से एक होता है। आप में से ज्यादातर लोग अपनी जमा पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा इसमें ही लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, उसके बारे में पुख्ता जानकारी हम यहां आपको देंगे, देश के सबसे बड़े जानकारों के साथ। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कों का हाल, यानी हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या है खास। 50 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर कटने लगा है 1% टीडीएस। क्या करना होगा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों को? और 1% टीडीएस के बारे में आपके सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे टैक्स के एक्सपर्ट। बेंगलुरु, नोएडा, नवी मुंबई, गुड़गांव और अहमदाबाद में कौन सी प्रॉपर्टीज है सबसे हॉट? किसानों और सरकार का झगड़ा और आधी अधूरी सड़कों के रोड़े कब हटेंगे, और नहर पार को फरीदाबाद से जोड़कर बनाएंगे असली ग्रेटर फरीदाबाद। चलिए अब रुख करते हैं फरीदाबाद की तरफ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे की ही तरह ग्रेटर फरीदाबाद का प्रॉपर्टी बाजार भी जमीन के झगड़े के साए में है। झगड़े का सबसे बड़ा शिकार ग्रेटर फरीदाबाद का मास्टर रोड है, जिसके बिना फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद जाना बहुत मुश्किल है। धोखाधड़ी और मकान मिलने में देरी जैसे मसलों से जूझ रहे हैं लोग, और ये एक बहुत बुरी खबर है। साल 2005 ग्रेटर फरीदाबाद यानी नहर पार, एक गांव की जमीन पर 15 नए सेक्टर बनाए गए, जहां आम लोगों के लिए सस्ते मकान बनाए जाने थे। साल 2013 विकास के वो मंसूबे धूल की परत में गुम हो गए हैं। रास्ते तो हैं, लेकिन मंजिल नजर नहीं आती। पिछले 5 साल से नहर पार में विकास का काम नहीं हुआ है, क्योंकि जमीन को लेकर यहाँ के किसान और प्रशासन आपस में झगड़ रहे हैं। जिस जमीन को 51 किलोमीटर के मुख्य मार्ग के लिए नोटिफाई किया गया था, वो अभी तक सरकार नहीं ले पाई है। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें जमीन के लिए मुनासिब मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वो मुख्य मार्ग नहीं बनने देंगे। हम इसके सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गए हुए हैं। वहां से कोई भी डिसीजन, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से किसानों के हक में कोई फैसला होकर आएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे जो रेजिडेंशियल है, जिस पर सरकार कब्जा लेने की सोच रही है, हम जब ही उसे कब्जा लेने देंगे जब तक हमारा या तो कोर्ट से हमें कोई फायदा मिल जाए, नहीं तो सरकार चाहे तो हमारा जो मुआवजा है 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए प्रति हिसाब से हमें दे दे, और हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। ओवरब्रिज जो अभी तक नहीं बनी, इस सड़क के बिना नहर पार इलाका उन हजारों लोगों की पहुंच से बाहर होगा जिन्होंने यहाँ मकान खरीदा है। यह रास्ता नहर पार के 19 गांव को छूता हुआ गुजरता है, और शहर बसने के बाद यही मुख्य मार्ग होगा। लेकिन सड़क का एक भी हिस्सा मुकम्मल नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के इस ऐलान के बाद कि ऐसी योजना बन रही है जो फरीदाबाद की पुरानी शान बहाल करेगी, हुड्डा को एक नई समय सीमा मिल गई है। अदालत से लगी रोक और जमीन के झगड़ों के बावजूद हुड्डा ने 1 महीने के अंदर उस जमीन पर कब्जा लेने का लक्ष्य रखा है, जो फिलहाल उसके पास नहीं है। कई जगह किसानों ने इसमें दिक्कतें पैदा करी हैं, वो भी सिर्फ कंपनसेशन को लेके बहुत से किसान कोर्ट्स में भी गए हुए हैं एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए। तो हमने अब फेजेस में इसको पोजीशन लेने की हमारी प्रक्रिया चालू है, और ये 1 महीने के अंदर अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है। नहर पार प्रॉपर्टी बाजार में मकानों का देर से कब्जा मिलने और धोखाधड़ी की शिकायतें पहले से आती रही हैं। नहर पार में मकान खरीदने वाले हजारों लोगों को किसानों और प्रशासन के बीच चल रहे झगड़े से धक्का लगा है। असली समस्या कनेक्टिविटी की है। इन सड़कों पर पिछले 1 साल से काम हो रहा है, लेकिन पूरे इलाके में ऐसी कोई सड़क नहीं जो मुख्य मार्ग से जुड़ी हो।
ढांचागत सुविधाओं पर सुस्त रफ्तार से हो रहे काम की वजह से यहाँ के दाम डूब गए। मार्केट का सिस्टम है वो पिछले 6 मंथ से वेरी स्लो है और मार्केट में कोई ऐसी ट्रेडिंग अच्छी नहीं आ रही है। मेन कारण क्या है कि हुड्डा गवर्नमेंट जहाँ पे ईडीसी आईडीसी जाती है वो अपना डेवलप नहीं कर रहे। हुड्डा भरोसा दिलाता है कि अगले 6 महीनों में यहाँ तेजी से सड़कें वगैरह बनाई जाएंगी, लेकिन असली चुनौती बड़े बड़े वादों को निभाने की है ताकि विकास सिर्फ कागज पर नहीं जमीन पर भी दिखे। नहर पार में वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो हुड्डा की तरफ से तो आश्वासन आ रहे हैं, लेकिन वाकई में स्थिति क्या है नहर पार इलाके की, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय यादव जी हैं जिन्होंने नहर पार इलाके में प्रॉपर्टी में निवेश किया है, और संजय शर्मा जी हैं एमडी क्यूब्रेक्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा अजय जी, किस प्रकार की समस्याएं आप देख रहे हैं नहर पार में? हुड्डा की तरफ से तो बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन सिर्फ नहर पार को ग्रेटर फरीदाबाद नाम देने से क्या समस्या सुलझ जाएगी? आशुतोष जी, सबसे पहले जैसे आपने कार्यक्रम के पहले स्टार्ट किया कि बिजली, पानी और सड़कें जो ये सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। आप नहर पार के मैं बारे में बात हूँ, ना बिजली ना सड़क ना पानी, नहर पार की यही कहानी। इससे मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि वहाँ सड़कें ना बिजली है ना पानी है, सड़कें आधी अधूरी हैं, उनकी कनेक्टिविटी कहीं नहीं है। उन्होंने कहने को तो 30 किलोमीटर बना दी है, बट उस 30 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप चल के ड्राइव करके जा सकते हैं। तो उस आधी अधूरी सड़कों के साथ क्या ग्रेटर फरीदाबाद रियली में ग्रेट बन सकता है? आई थिंक कि ये लगभग 3 साल आगे की कहानी है, जिसमें ये ग्रेटर फरीदाबाद बनने में ही 3 साल और लग जाएंगे अगर हुड्डा इसी चाल से चलता रहा तो। जी संजय जी, आपको तो वहां के प्रॉपर्टी मार्केट की काफी जानकारी है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही है कि हुड्डा 2005 में इस काम को अपने हाथ में लिया, उसने अब तक कुछ क्यों नहीं कर पाया? देखिए अंजलि, इसमें 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एक पॉलिसी का मुद्दा है और एक मेरे ख्याल एग्जीक्यूशन का मुद्दा है। एग्जीक्यूशन का मुद्दा जैसे आप टच कर रहे हैं हुड्डा का, कि उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए मगर उन्होंने निभाया नहीं, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अगर आप सिस्टम में देखेंगे कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो उसकी जो पनिशमेंट है, उसकी जो पेनल्टी है, वो मेरे ख्याल से इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप कहीं पर भी देश में देखेंगे वादे किए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बट उन वादों को पूरा ना किया जाए या तोड़ दिया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं होती। इसलिए मेरे ख्याल से एक तो रही प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की, वो हुड्डा की। सेकेंड है जो प्रॉब्लम है वो पॉलिसी की। अगर आप देखेंगे हमारी जो पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन की, ठीक है, मानते हैं कुछ जमीन एक्वायर करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, मगर उसका रेट वर्सेस जो बिल्डर्स, प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जब वो एक्वायर करते हैं किसी किसान की जमीन, उनके दाम और जो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है उनके दाम में बहुत फर्क है। मेरे ख्याल से पॉलिसी का एक अजीब सा अंदाज है, जिसकी वजह से अभी वहां पर जो रोड्स हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए गवर्नमेंट को एक्वायर करना चाहिए, कर नहीं सक रही है, क्योंकि दोनों रेट्स में बहुत अंतर है। और मेरे ख्याल से ये गलत सलाह ली जा रही है। नोएडा एक्सटेंशन का मेरे ख्याल से जोश काफ़ी किसानों में आ गया जब वहां पर लैंड एक्विजिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, तो मेरे ख्याल ग्रेटर फरीदाबाद के भी काफ़ी किसानों ने सोचा सेम ही इशू हो जाएगा। बट नोएडा एक्सटेंशन का मुद्दा अलग था, वहां पर किसी और बहाने से जमीन ली गई थी और उसे किसी और चीज़ में कन्वर्ट किया गया था, इंडस्ट्रियल के लिए लिया गया था, रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया गया, और फिर खुल के आया कि बहुत सा पैसा बीच में गवर्नमेंट और बिल्डर्स बना रहे हैं। देखिए बात तो आपकी सही है, लेकिन इस रस्साकशी में अजय जी जैसे निवेशक जो हैं वो उनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। तो संजय जी जल्दी से बताइए कि अजय जी के लिए रास्ता क्या है? क्या वो बैठे रहें, इंतजार करते रहें कि क्या अगले 3 से 4 साल में उनको पोजीशन मिलेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से शायद अजय जी ने कुल 2008 में अपनी प्रॉपर्टी बुक कराई थी। अजय जी आप बताइए, आपके पास क्या समाधान है? 2008 में प्रॉपर्टी बुक कराई थी और बोला गया था 2010 तक सारी सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ मिल जाएगा। 6 महीने का एक्सटेंशन ले लें, 1 साल का एक्सटेंशन ले लें, यानी 2011 तक मिल जाना चाहिए। आज 2013 के सेकेंड हाफ में हम बैठे हैं और आज आप वहां पे जाके देखिए एक भी सड़क पूरी नहीं है। खेड़ी पुल से जाइए, ऐसा लगता है कि आप गांव से बुरी हालत के किसी गांव में आ गए हैं। लेने का क्या सिस्टम रहा? बिल्डर ने आपसे पैसे ले लिए पूरे? 95% पैसा जा चुका है। उसका हिसाब मांगा जाता है तो बिल्डर बोलता है कि भैया मैं आपको पोजीशन देके क्या करूंगा, जब सड़कें ही नहीं है, आप रह के भी यहाँ पे क्या करोगे, जंगल में आके क्या करोगे आप लोग। तो बिल्डर ही एक तरीके से हुड्डा सरकार पे डाल रहा है और सरकार कहती है हमें किसानों से जमीन नहीं मिल रही है। किसान जमीन क्यों देंगे? एज अभी संजय जी ने बताया कि भैया दोनों का डिफरेंस है सर्कल रेट में और जो लैंड एक्विजिशन की जाती है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि 2006 में इस लैंड एक्विजिशन स्टार्ट किए गए थे नहर पार सेक्टर्स के लिए, आज 2013 हो गया है। तो 7 साल लगते हैं क्या एक मसले को सॉल्व करने के लिए? इतना बड़ा काम, इतना 15 सेक्टर हैं सिर्फ वहां पे, और उनको डेवलप करने में अगर क्या 7 साल लगते हैं 7 साल में, तो
कम से कम पूरी एक सिटी बन जाती है नई। चलिए मान लेते हैं कि अजय जी एक वक्त के लिए ये मान लेते हैं कि वो यहां से बेच के जाना चाहते हैं, तो इसी इलाके में या उसके आसपास कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाकई में सही समय पर बनके तैयार हो जाएंगे या ऑलरेडी बन चुके हैं जिनमें भी ये निवेश कर सकते हैं? देखिए सब डिपेंड करेगा कि यहाँ से एग्जिट करेंगे किस रेट पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला फंसा है तो डिस्काउंट पे ही बेचना पड़ेगा, और डिस्काउंट पे बेचोगे तो जहाँ खरीदोगे वहाँ पर भी डिस्काउंट होना चाहिए तभी खरीद सकोगे। तो वहाँ पे या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्काउंट होगा या वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डिस्काउंट होगा। तो मेरे ख्याल अजय जी के लिए जो चॉइसेस हैं, अगर फरीदाबाद से एग्जिट करते हैं, एक तो मेरे ख्याल सही दाम पे एग्जिट नहीं करेंगे कर पाएंगे। सेकेंडली इसी पैसे में अगर खरीदना चाहेंगे तो काफ़ी दूर दूर जगह हो सकता है यूपी के कुछ इलाकों में।